तो हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक्स और ये L5 होगा, ये मैग्नेटिक्स का L5 होगा। अब तक हमने मैग्नेटिक्स में क्या क्या डिस्कस किया है? तो बायट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई करंट एलिमेंट हो आइडियल, तो इस करंट एलिमेंट के वजह से अगर कोई पॉइंट P है उस पर r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस r बाय r के मैग्नीट्यूड का r वेक्टर क्या होता है? इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P को मिलाने वाला वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको थीटा कहते हैं। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो क्या फॉर्मूला होता है? μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर फॉर्म। तो ये हमने डिस्कस किया है पहले भी। हमने और क्या डिस्कस किया था? किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई फाइनाइट वायर है तो उसके एक्सियल पॉइंट पे, इसके सीध में कोई पॉइंट होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और अगर इसके ब्रॉड ऑन पोजीशन पे यहां पर इस P पॉइंट पे फील्ड पूछा जाए तो आप इसके दोनों एंड को मिला लीजिए इस तरह से। इस एंगल को θ1 कहते हैं, इस एंगल को θ2। और इस पॉइंट P से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर, इस वायर पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर R कहलाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? μ0I/4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2। और अगर θ1 θ2 90 डिग्री हो गया तो इस वायर को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट वायर। कहीं कहीं लॉन्ग वायर भी लिखा रहेगा, तो उसका मतलब θ1 θ2 90 हो चुका है। और अगर sin 90 प्लस sin 90 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से? μ0I/2 पाई। अब यहाँ डायरेक्शन ध्यान रखना है। करंट अगर इधर ले गए तो थंब हम लोग इधर ले जाते हैं, राइट हैंड रूल में करंट की तरफ थंब ले जाते हैं, जिधर वो पॉइंट है उधर की तरफ अपना चारों पाम ले जाते हैं। और ये कर्व देखिए, हमेशा ये थंब, ये चारों पाम और ये कर्व परपेंडिकुलर है। तो थंब ले गए, पाम इस पॉइंट की तरफ और ये कर्व अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? क्रॉस में। अगर इधर के पॉइंट पे पूछेंगे तो किधर आएगा? डॉट पे। तो इधर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा और इधर के पॉइंट पे क्रॉस। इस चीज को अगर हम लोग एक बार और दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इस तरह से, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड ऐसे घूमेगा सर्कुलर लूप में। कैसे घूमेगा? सर्कुलर लूप में। तो ये देखिए, ये मैंने क्या दिखाया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। अब अगर यहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो आप कहेंगे इधर की तरफ टेंजेंशियल, यहाँ पूछेंगे तो अंदर की तरफ। भाई ये अगर करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। इसी डायग्राम को, ये जो ऐसे घूम रहा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ। देखिए, इसी डायग्राम को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, करंट को डॉट से और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से। तो देखिए, करंट डॉट में है, ये डॉट में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रहा है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रहा है। अगर आपसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे तो टेंजेंशियल, ये रेडियल लाइंस, रेडियस बनाइए, उसके टेंजेंशियल हो गया। अगर इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ये रेडियस लाइन बनाइए और ये टेंजेंशियल हो गया। अगर इस पॉइंट पे पूछेंगे तो ये रेडियस लाइन बनाइए और ये टेंजेंशियल। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये हम लोग को जानना है। और इसका जो डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे स्कूल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल।
ठीक है। जो पीछे हम लोग टॉपिक्स पढ़े उनका डेरिवेशंस भी हम लोग किए थे, हम लोग स्ट्रेट वायर का भी डेरिवेशन किए थे, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, वो स्कूल में है भी नहीं। तो अगर कभी इनफाइनाइट वायर का आ जाए तो वो उस तरह कर मत देना, उसका हम बताएंगे आगे चल के एम्पियर सर्किटल लॉ से करना, वो वाला डेरिवेशन स्कूल में नहीं, ये वाला है और इसको याद रखना है अच्छे से, बहुत आसान सा है, समझिएगा ध्यान से। तो हम लोग ये जो सर्कुलर लूप है उसको ऐसे दिखाएंगे, ये सर्कुलर लूप है, ये बोर्ड का प्लेन समझिए। तो हाफ ऑफ दिस लूप इज आउट ऑफ द प्लेन, इस लूप का आधा पार्ट इस प्लेन के बाहर है और आधा पार्ट जो बाहर है उसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंदर में है उसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आउटसाइड, और ये वाला पार्ट क्या हो गया इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, और ये क्या है आउटसाइड द प्लेन। अब देखिए अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे करंट कैसे दिखाएंगे ऊपर, यहाँ पे करंट कितना दिखाएंगे अंदर, यहाँ पे करंट ऐसे, यहाँ पे करंट ऐसे। अगर इसमें करंट इधर से फ्लो कर रहा हो तो यहाँ पे किधर दिखाएंगे, इधर, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, इस तरह से दिखाएंगे। तो मैं यही वाला दिखा रहा हूँ, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ पे किधर दिखाएंगे, ये वाला पॉइंट पे, तो ऐसे फ्लो कर रहा है देखिए। तो यहाँ पर करंट कैसे दिखाओगे, ऐसे बाहर की तरफ। तो अगर इस पॉइंट का हम लोग एक करंट एलिमेंट देखें, ये पॉइंट अगर करंट एलिमेंट हो तो ये करंट एलिमेंट किधर की तरफ होगा, डीएल, आई डीएल किधर की तरफ होगा, डॉट, ये थोड़ा सा, ये आई डीएल किसमें होगा, डॉट में होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। हम लोग को ये एक्सियल लाइन है, ये क्या है, एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट P कंसीडर करना है, जिस पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस x है, जिस पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस क्या है, x है, और इसका रेडियस, इस लूप का रेडियस जो है r है। हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हैं, किसी एक्सियल लूप की वजह से, सॉरी किसी करंट चार्ज रिंग के वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक बार पहले उसको रिकॉल कर लें हम लोग, फिर इस पे वापस आएंगे। अगर कोई एक्सियल लूप हो इस तरह से, रिंग हो मतलब, तो ये हम लोग रिंग की बात कर रहे हैं, और कहां से ये टॉपिक उठाया है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग क्योंकि मैग्नेटिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, तो वो फॉर्मूले याद कर ले थोड़ा सा। अगर ये चार्ज रिंग हो और ये इसका एक्सियल पॉइंट है, ये उसका एक्सियल पॉइंट है, इसका रेडियस अगर r है और इस पर चार्ज q हो, तो x डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता है, पॉजिटिव से दूर होता है। अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो भी पॉजिटिव से दूर होता है, मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं होता है, क्या होता है, अलग अलग होता है, ऑपोजिट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, k, इसका चार्ज q इनटू ये डिस्टेंस x बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना होता है। और इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि एट सेंटर, अगर सेंटर पे बात करें, सेंटर मतलब ये पॉइंट ऐसे आते जाए, x घटेगा 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 घटेगा, ये सेंटर हो गया, सेंटर पे x क्या हो जाएगा, 0। तो एट सेंटर x इज 0, और अगर आप x का वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो तो ऊपर में x तो है, 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और मैक्सिमम कहां होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है एट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है एट, याद है किसी को, r बाय रूट 2 पे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 पर मैक्सिमम होता है। इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दीजिए तो x इज इक्वल्स टू r बाय रूट 2 पर मैक्सिमम होता है। और अगर इस बात को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगा है,
फिर यहाँ मैक्सिमम होता है x इक्वल्स टू r/√2 पे, और ये कर्व के अकॉर्डिंग बढ़ता है, और फिर घटता है, और फिर कुछ देर बाद क्या हो जाता है, 0। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू r/√2, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम। और बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ इधर बनाएंगे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं, इस डायरेक्शन को, तो जब इधर ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इधर का लाइन हो गया। इधर जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, -r/√2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है रिंग की वजह से। तो ये किसका ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच का ग्राफ है फॉर रिंग, फॉर रिंग। और ध्यान रहे ये भी रिसेंटली पूछा भी जा चुका है, जेईई मेंस 2019 में ये पूछा भी जा चुका है। तो ये फॉर्मूला सेंटर पे 0, r/√2 पे मैक्सिमम, और ये ग्राफिकल वेरिएशन, ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। अब यहाँ चलिए, यहाँ पर हम लोग अभी डेराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पहले आप डायरेक्शन वगैरह जान लीजिए। इस लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैं इस लूप को वापस से दिखा रहा हूँ, और ये जो आउटवर्ड पोर्शन है, इस आउटवर्ड पोर्शन में करंट किधर जा रहा है, नीचे। तो कर्ल आप ले जाइए, इसमें हम लोग लूप रूल का इस्तेमाल करते हैं। जब करंट घूमता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप रूल का। तो सर्कुलर लूप में आपको कौन सा रूल इस्तेमाल करना है, लूप रूल। और लूप रूल क्या कहता है, तो लूप रूल कहता है कि जो आपका राइट हैंड है, जो आपका उसका जो कर्ल होना चाहिए वो करंट की तरफ होना चाहिए, कर्ल करंट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, हम। उल्टा बिल्कुल, स्ट्रेट वायर में क्या था, राइट हैंड रूल क्या था कि थंब ले जाते थे करंट की तरफ, कर्ल बताता था मैग्नेटिक फील्ड। लूप रूल में उल्टा है, करंट की तरफ क्या ले जाना है, कर्ल, थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस लूप को अगर देखिए तो इस आउटवर्ड पोर्शन में करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है, तो अगर नीचे ले गए करंट तो थंब किधर आया, इधर, थंब किधर आया, मतलब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे भी पूछेंगे तो इधर ही होगा। एक्सियल पॉइंट पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप होती है, तो करंट अगर इसमें ऐसे घूम रहा है तो कर्ल ऐसे घुमाए, थंब इधर आया, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे और ऐसे घूम करके वापस से यहाँ पे ऐसे इन करेंगे। देखिए यहाँ भी डायरेक्शन क्या हो गया, इधर ही हो गया, और यहाँ भी सेम ही हो गया। तो पहला फर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से है वो ये है कि फील्ड का दोनों साइड डायरेक्शन सेम होगा, फील्ड का दोनों साइड डायरेक्शन सेम होगा। हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे अभी, लेकिन ये फॉर्मूला कितना होता है पहले भी याद करना है कि B का फॉर्मूला होता है एक्सियल पॉइंट पर म्यू नॉट I/r²। वहां पे क्या था, x, यहाँ x नहीं, यहाँ क्या है, r² बाय 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस r² का होल पावर 3/2। तो यहाँ देखिए बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक 2 लगा हुआ है सामने, ये 2 उसमें नहीं होता है, ये फर्क है, x नहीं है और यहाँ 2 एक्स्ट्रा में लगा हुआ है। इसका थोड़ा और पोस्टमार्टम करें, आप गौर करिए कि इसमें x सिर्फ एक ही जगह है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले में x ऊपर भी था और नीचे भी था, तो इसमें मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, नॉर्मली नहीं बता सकते, लेकिन इसमें बताना आसान है क्योंकि x सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ पे, नीचे। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा तो ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा और ये क्वांटिटी घटेगा। जब x सबसे छोटा लेंगे जो कि 0 हो सकता है, तब ये क्वांटिटी क्या होगा, और x सबसे छोटा कितना होगा, 0। मतलब एट सेंटर जब x 0 होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब इसमें अलग अलग केस नहीं थे, जैसे उसमें सेंटर पे 0 आ रहा था और मैक्सिमम का अलग केस था। इसमें सेंटर पर ही मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, अगर आप इसको 0 पुट कर दें तो ये टर्म तो गया काम से, r² का पावर 3/2 हो जाएगा, r³ पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है,
और आर स्क्वायर से आर क्यूब एक आर कट जाएगा, तो बी मैक्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r के बराबर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r और एक्सियल पॉइंट पे। अब अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, और इसके बाद घटता है और घट के 0 इधर साइड भी ग्राफ ऐसा ही बनाएंगे और ऊपर ही बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर साइड ऊपर बनाए, इधर साइड नीचे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट था। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरे जगह सेम है, तो हम लोग इधर भी ऊपर बनाए और इधर भी ऊपर बनाए। ये ग्राफ समझ में आया? यस सर। ये तीनों कंपैरिजन ध्यान में रखेंगे। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सेंटर पे मैक्सिमम होता है कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r, और ग्राफ पक्का। पहले इतनी बातों पे हम लोग अध्ययन करने, फिर इसको डेराइव भी करेंगे। अभी इस पे बेस्ड हम एक सवाल दे रहे हैं आपको, पहले इसको लिखिए और एक सवाल साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड x on axial line of current carrying circular loop where magnetic field is 1/8 of maximum magnetic field। तो पहले आप इसको लिखिए पूरा अच्छे से, और फिर ये वाला स्लाइड भी लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिकॉल करते हुए ये वाला स्लाइड भी लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो लिख लीजिएगा, ताकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज हो जाए। फिर ये सॉल्व शब्द को इसको इस फॉर्मूले पे इस्तेमाल करना है। तो ये तो x इज इक्वल्स टू √3 याद निकालना बहुत आसान था। देखिए एक लाइन का सवाल है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड x ऑन एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B, क्या लिखते हैं B इज मतलब इक्वल टू 1/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मतलब B मैक्स। आपको सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है, रख दीजिए खाली। B का फॉर्मूला देखिए भी बताए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2, और ये कितने के बराबर है, 1/8 इंटू बी मैक्स। बी मैक्स कितना बताया, म्यू नॉट आई बाय। अब अगर आप ये इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर तो कष्ट है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के एलिजिबल आप नहीं। म्यू नॉट आई कट गया, ये 2 से देखिए 2 भी कट गया, ये r इधर आके हो गया r क्यूब, 8 भी इधर आ गया तो 8r क्यूब, और ये इधर चला गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर हाफ का होल पावर 3। आप ऐसा समझ सकते हैं, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3/2 ये हो रहा होगा। और आप इस 8r क्यूब को 2r का होल क्यूब समझ सकते हैं, 2 का क्यूब 8, r का क्यूब 8 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, ये लिखा हुआ है अंडर रूट होल पावर 3। पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, पावर 3 कट गया तो क्या बचा, 2r इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और वो अंडर रूट इधर आके स्क्वायर। ये स्टेप कैसे लिखे समझ में आया ना? और 2r का स्क्वायर कितना हो गया, 4r स्क्वायर, ये प्लस r स्क्वायर इधर आ गया इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x का वैल्यू हो गया अंडर रूट 3r। ये आंसर हो गया, प्लस माइनस मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हुआ सब लोगों को? इतनी बातें क्लियर है? अब हम लोग ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कर लिए, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझते हैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन समझते हैं।
हाँ डेरिवेशन इसलिए तो समझ रहे हैं कि स्कूल के लिए ये करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप, और ये इसका एक्सियल लाइन है। ये इसका एक्सियल लाइन। अगर हम लोग कोई करंट एलिमेंट यहाँ कंसीडर करें, देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट इस वाले पार्ट में नीचे जा रहा है, इस वाले पार्ट में, आउटसाइड पार्ट में किधर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो वो इधर की तरफ होगा, ऐसे नीचे जा रहा है। तो यहाँ अगर कोई करंट एलिमेंट कंसीडर करें तो ये डॉट में होगा, और ये हो गया आइडियल। कितना हो गया? आइडियल। और मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जो पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, और इसका रेडियस कितना है, r। इसका रेडियस कितना है, r। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इस पॉइंट के वजह से, हम लोग को अगर इस पॉइंट के वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहले इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ अगर आपसे पूछे तो कितना होगा, इसको अगर y कहें तो ये लेंथ हम लोग लिख सकते हैं √r² प्लस, और इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, थंब ले जाइए करंट कैरिंग एलिमेंट की तरफ, देखिए थंब लेके चलेगा, राइट हैंड का चारों पाम आपका उस लाइन के सीध में होना चाहिए, इस लाइन के सीध में जिधर आपको निकालना है। तो आपको कर्ल किधर आ रहा है, देखो इधर ऐसे आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है। हम ले गए करंट एलिमेंट की तरफ, चारों पाम इस पॉइंट की तरफ, ये ऐसे, ठीक है। यही चीज मैंने आपको यहां दिखाया था पहले इस स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में हम ले गए, देखिए चारों पाम इधर की तरफ, मैग्नेटिक, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। बेसिक बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सारा डायरेक्शन अच्छे से समझना है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। ये मैग्नेटिक फील्ड को dB कहेंगे, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, dB। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π इनटू आइडियल साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल, किसके किसके बीच का, करंट एलिमेंट आइडियल और आर वेक्टर के बीच का। ये आइडियल का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और आर वेक्टर एक पेन दो, आर वेक्टर देखो कैसे है, आर वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे निकालना है उसको मिलाने वाला वेक्टर। आइडियल तो ऐसे है, और करंट एलिमेंट को मिलाने वाला वेक्टर कैसे है, ये है। कितना एंगल दोनों के बीच बनना है, 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है बायट-सवर्ट लॉ से μ0/4π आइडियल साइन थीटा, तो कितना हो गया 90 डिग्री बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना होगा स्क्वायर, r² प्लस, ठीक है। अब देखो इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर मैं दूसरा एलिमेंट यहां कंसीडर करूं तो ये वाला एलिमेंट देखिए डायरेक्शन किधर होगा, हम लोग इसमें करंट ऐसे जाता हुआ माने हैं, तो यहाँ वाले एलिमेंट पे करंट एलिमेंट इधर की तरफ हुआ। अगर यहाँ वाला एलिमेंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगा, क्रॉस में। तो यहाँ वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किसमें होगा, क्रॉस। और इसके वजह से अगर हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे आपसे, तो आप तो पहले इसको मिला दीजिए, पहले उस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पेन से बनाए थे ना, पहले तो मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया रेडियस वेक्टर। अब इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या तो इधर होगा, किधर होगा, तो आप देखिए राइट हैंड कैसा कर लीजिए, थंब किधर ले जाना है, तो यहाँ पे करंट किधर है, क्रॉस में ले गए, पाम के चारों फिंगर को इस लाइन के अकॉर्डिंग, और ये कर्ल कैसे आया, ऐसे, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसा। मतलब कहने की बात ये है कि दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, होगा तो ये भी dB ही उतना ही, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस अलग अलग हो तो फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपाउंड में ब्रेक कर देंगे, दो लाइन खींच लीजिए, एक वर्टिकल लाइन हो गया और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। इस एंगल को आप थीटा समझ लो, तो
तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस बिल्कुल बाइसिमेट्रिक, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब जरा कंपाउंड देखिए, जरा कंपाउंड देखिए, इस db का इधर की तरफ कंपाउंड कितना होगा db sin थीटा, और इधर की तरफ इस तरह इस db का भी इधर की तरफ और इधर की तरफ, मतलब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होंगे, इधर की तरफ हो गया db sin थीटा, ठीक है, 2 के वजह से लिखे हैं, तो अगर आप 2 db sin थीटा लिखा है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको याद रखना होगा कि 2 एलिमेंट का वो मैग्नेटिक फील्ड है, कितने एलिमेंट का है 2 एलिमेंट का, और अगर आप सिर्फ एक ही लिख रहे हैं तो एक एलिमेंट का, और ये क्या है और ये भी क्या है, db cos थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या कर देता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे एक ही बचा db sin थीटा। अब बताओ आप 2 एलिमेंट के साथ इंटीग्रेशन करना चाहते हो कि एक एलिमेंट के साथ, एक एलिमेंट के साथ। अभी हम लोग एक एलिमेंट के लिए कर लेते हैं, फिर 2 के लिए भी समझ लेंगे। अभी हम ये जो db sin थीटा क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे dbx, ये क्या हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो बताओ dbx का फॉर्मूला क्या बना हम लोग का, db sin थीटा, और db देखो यहाँ निकालना है, ये sin 91 होता है, तो db का वैल्यू कितना हो गया म्यू नॉट I dl बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये तो db का वैल्यू हुआ, और sin थीटा को sin थीटा लिखेंगे, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हमें इसको, तो ये dbx का इंटीग्रेशन क्या हो गया bx इज इक्वल्स म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर, करंट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, r कांस्टेंट और x भी कांस्टेंट, इस गिवन डिस्टेंस पे निकालना है, तो x तो नो होना चाहिए, तो r भी कांस्टेंट और इंटरेस्टिंगली थीटा भी कांस्टेंट, क्योंकि ये x है, ये r है, ये थीटा है, तो sin थीटा तो पता है हम लोग को, sin थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर r बाय अंडर रूट, ये कांस्टेंट ना हो गया, r और x कांस्टेंट है, तो sin थीटा कांस्टेंट, तो बचा क्या इंटीग्रेशन dl का, बचा कितना dl, और dl का इंटीग्रेशन कितना होगा l, पूरा लेंथ, तो हम लोग एक ही एलिमेंट लिए हैं, तो एक एलिमेंट के लिए पूरा लेंथ कितना कहेंगे 2 पाई r, पूरा एलिमेंट कितना कहेंगे 2 पाई r, एक एलिमेंट लिए हैं तो 2 पाई r, अगर आप यहाँ 2 db sin थीटा लेके चलते तो 2 भी बाहर आया था, 2 एलिमेंट को लेके अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जब एक एलिमेंट यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा पाई r, तो ये भी यहाँ चल के यहाँ पहुंच चुका होगा, तब dl का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं पाई r, क्या लिखते हैं पाई r, तो वो डबल एलिमेंट इंटीग्रेशन कहलाता है, तो इसलिए हम यहाँ 2 नहीं लिखे हैं, 2 हम सिर्फ एक ही एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किए हैं, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया L, इस dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया L, जिसका वैल्यू कितना लिखेंगे 2 पाई r, ये लेंथ पूरा कितना होगा 2 पाई r, तो कटेगा क्या कुछ कटेगा क्या, देखो ये 2 पाई से ये 4 पाई 2 बार में कट गया, इसलिए वो नीचे 2 होता है, इसलिए वो नीचे 2 होता है। ऑन या साइलेंट में रखो, ये देखिए bx कितना होगा, ये हो गया म्यू नॉट I, यहाँ एक r बचा रह गया, तो म्यू नॉट I r बाय 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू sin थीटा, और sin थीटा कितना लिखा हुआ है r बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक लाइन बस, देयरफॉर bx इज इक्वल्स टू, ये हो गया म्यू नॉट I r स्क्वायर, म्यू नॉट I बाय 2 टाइम्स ऑफ, फिर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला हो गया, तो ये छोटा सा डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, कर दोगे। हम लोग क्या डिस्कस किए, और हम लोग ये डिस्कस किए कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई सर्कुलर लूप है
तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पता चल गया। अगर इसका रेडियस r है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, पहले तो किधर होता है, तो आप सर्कुलर लूप के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, लूप रूल। और लूप रूल में कर्ल किधर की तरफ घूमता है, करंट की तरफ। तो करंट की तरफ कर्ल घुमाइए, थंब किधर आया, बाहर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट में होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा, अभी हम लोग डिराइव किए, सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट I by 2R। अच्छा लूप में ना कभी कभी नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए रहेंगे, कभी कभी नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N से लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट Ni by 2R, म्यू नॉट Ni by 2R। अगर ये सर्कुलर लूप, ये तो सर्कुलर लूप हो गया, अगर ये सर्कुलर लूप आधा हो जाए, हाफ हो जाए, कितना हो जाए, हाफ हो जाए, हाफ हो जाए, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। ये आर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सेंटर पे, तो कर्ल ऐसे घुमाइए, थंब किधर आया, बाहर में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगा, डॉट में होगा, और कितना होगा, म्यू नॉट I by 4R, म्यू नॉट I by 4R। और डॉट के लिए हम लोग डायरेक्शन क्या समझ सकते हैं, k कैप, आप k कैप भी लिख सकते हो। इसी तरह अगर क्वार्टर सर्कल हुआ, ऐसा क्वाड्रेंट जिसको आप कहते हैं, सर्कल का 1/4 भाग है, ये मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस ये r, तो क्वार्टर सर्कल मतलब यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है तो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, कर्ल घुमाइए, ऐसे थंब किधर आया, बाहर, मतलब डॉट में होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, और कितना होगा, इसका भी ये आधा है, तो इसका भी आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, I by 8R। म्यू नॉट I by 8R। तो इस तरह से आप किसी भी सर्कुलर सेगमेंट के सेंटर के पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला कहता है कि अगर कोई भी एक आर्क हो, कोई भी एक आर्क हो जो सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। ऐसे मान लीजिए करंट घूम रहा है, तो कर्ल घुमाइए, ऐसे कर्ल घुमाए, थंब किधर आया, अंदर में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करिए। हम लोग कहीं अगर एंगल 2 पाई आर था, अगर एंगल 2 पाई आर था, तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एंगल 2 पाई आर नहीं, एंगल 360 डिग्री 360 डिग्री था। था। अगर एंगल 360 डिग्री था, तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर 360 डिग्री द मैग्नेटिक फील्ड वाज म्यू नॉट I by 2R। फॉर 1 डिग्री म्यू नॉट I by 2R into 360 डिग्री। तो फॉर थीटा डिग्री म्यू नॉट I थीटा थीटा by 2R into यही लिख रहा है, म्यू नॉट I by 2R into थीटा by, लेकिन ये ध्यान रखना थीटा किसमें लिखा हुआ है, डिग्री। थीटा किसमें लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में थीटा रेडियन में दिया रहेगा या फॉर्मूला रेडियन में पूछेगा, तो अगर इसको रेडियन में लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे, b is equals to म्यू नॉट I by 2R into थीटा by 2 पाई। यहाँ पे थीटा किसमें होना चाहिए, थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो किसी भी सर्कुलर लूप, हाफ लूप, कॉर्नर लूप, किसके के लिए भी लिख सकते हैं। अब इससे कुछ सवाल भी पूछा जा सकता है हमसे, इससे कुछ सवाल भी बनाया जा सकता है। जैसे ये पूछ देगा कि देखिए ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, और इसमें कुछ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बताते हैं, देखिए P पर मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। इस P पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो यहाँ पे 3-4 हिस्से हैं। इस वाले हिस्से की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट वायर है जिसके एक्सियल पॉइंट पे पॉइंट लाई करता है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इस वाले हिस्से की वजह से भी कोई नहीं होगा, क्योंकि ये इसके सीधे है। किसे किसके वजह से होगा? ये सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। तो पहले इस वाले सेमी सर्कल का नाम हम लोग 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। तो 1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखिए B1। पहले फॉर्मूला लिख लो, कितना होता है फॉर्मूला? सेमी सर्कल की वजह से μ0I/4r, μ0I/2r होता है सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल के लिए 4r, तो 4 × रेडियस, इसका रेडियस तो r ही है। और B2 कितना होगा? μ0I/4 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस का 2r। ठीक है, अब डायरेक्शन चलिए। पहले वाले की वजह से देखिए कर्ल ऐसे घूमेगा, थंब किधर आया? बाहर, बाहर को डॉट पे लिखते हैं या k कैप, ठीक है। और इसकी वजह से देखिए कर्ल ऐसे घूमेगा, थंब किधर आएगा? अंदर, क्रॉस माइनस k। लिख दीजिए दोनों। अब लिख दीजिए नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, दोनों को लिख दीजिए। ये कितना हो गया? μ0I/4r, और ये कितना लिखा हुआ है? माइनस, माइनस में ना, इसलिए माइनस में लिखे, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है इसमें? μ0I/4r कॉमन है, तो यहाँ बचा 1 - 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा μ0I/8r, ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इस तरह अगर हम एक सवाल ऐसा दें कि देखिए ये ऐसा एक सिस्टम है, ये पॉइंट P है, इसका रेडियस r है और इस वाले का रेडियस 3r है, और इस पे करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकालेंगे? देखो, इस वाले सेगमेंट की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इसके सीध में ही ये पॉइंट है। इसकी वजह से भी नहीं होगा, क्योंकि इसके सीध में ही पॉइंट है। किसकी किसकी वजह से होगा? तो ये सेमी सर्कल, इसको आप 2 मान लीजिए और इसको 1। ठीक है, सवाल वही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पे आपको बताना। ठीक है, तो क्या लिखोगे बताओ? पहले वाले की वजह से B1, पहले वाले की वजह से क्या लिखोगे? μ0I/4 टाइम्स ऑफ रेडियस, वो 3r है ना। और B2 सेकंड की वजह से कितना लिखोगे? इसकी वजह से μ0I/4 टाइम्स ऑफ इसका रेडियस r। अब डायरेक्शन चलिए B1, इसका डायरेक्शन तो ऐसे कर्ल घुमाए, थंब किधर आया? तो क्या लिखोगे? ठीक है, और इसके वजह से ये भी कर्ल घुमाएंगे तो अंदर ही आ जाएगा। देखो ऐसे कर्ल घूमेगा ना, बोलो थंब अंदर ही आएगा, तो माइनस k। तो लिखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? ये हो गया μ0I-k/12r, और यहाँ भी μ0I-k है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं μ0I-k कॉमन। यहाँ 12r था, यहाँ 4r था, तो 4r भी कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 1/3 और यहाँ प्लस 4/3, 4 कट जाएगा, तो माइनस μ0I/3r इंटू k, माइनस μ0I/3r इंटू k। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल जाते हैं। इसको नोट करिए जरा, यहाँ से नोट करना था ना आप लोग।
इसको नोट करिए। देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाले एक्सियल पॉइंट पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे? तो इसको जरा हम लोग देखें, समझने का प्रयास करें। तो जो करंट कैरिंग लूप होता है वो मैग्नेटिक्स में डाइपोल जैसा बिहेव करता है। किसके साथ बिहेव करता है? ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं बहुत बार, कैल्वेनोमीटर में किए हैं, उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल वाले चैप्टर में भी किए हैं। तो जो करंट कैरिंग लूप है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बातों को, करंट कैरिंग लूप जो है वो किसके साथ बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। मैग्नेटिक डाइपोल जैसा। कैसे? ऐसा क्यों करता है? तो अगर आप इस करंट कैरिंग लूप को गौर से देखें, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये इसका अगर आप एक्सियल लाइन समझें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। और यहां पर भी इधर ही की तरफ होगा ना? एक ही लाइन में होता है। ऐसा दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आपने एक बात पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलते हैं और कहां जाते हैं? तो इसका ये जो सामने वाला फेस है, ये कैसा फेस बिहेव कर रहा होगा? नॉर्थ। किसके साथ बिहेव कर रहा होगा? और इधर साइड वाला फेस किसके साथ बिहेव कर रहा होगा? जो दिख नहीं रहा हम लोग को, साउथ। नॉर्थ से निकल के ऐसे घूम करके साउथ पे टर्मिनेट करता है। ये देखिए ऐसे। ये फेस किसके साथ बिहेव कर रहा है? नॉर्थ के साथ। और ये फेस साउथ। इसलिए ये करंट कैरिंग लूप किसके साथ बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा। और इसके डाइपोल मोमेंट को, इस मैग्नेटिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से लिखते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं? और क्या फार्मूला होता है इसका? बताओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। अभी तो करवाए थे कुछ दिन पहले जी, कैल्वेनोमीटर में पढ़ाए थे ना? यस सर। तो रिस्पॉन्स करो। I क्या है? करंट। और A क्या है? एरिया वेक्टर। A क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर देते हैं। तो ये जो का सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं। म्यू नॉट I R स्क्वायर डिराइव किए बाय 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। और इसका अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो हम सीधा I लिख दिए। और एरिया कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर एरिया। तो इस एक्सप्रेशन में अगर x बहुत ज्यादा हो r के रिस्पेक्ट में, बहुत दूर का पॉइंट है, बहुत दूर का पॉइंट, तो अगर x बहुत ज्यादा हो r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में तो r स्क्वायर बहुत नहीं छोटा हो गया, तो उसको आप नेग्लिजिबल नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो b क्या हो जाएगा? एक्सियल पॉइंट पे म्यू नॉट I R स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर का पावर 3/2 कितना हो गया? x क्यूब। अब जरा इसको गौर से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को। मैं इसमें ऐसा लिख रहा हूं, म्यू नॉट I पाई r स्क्वायर, पाई से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ? ये जो टर्म आपको दिख रहा है I इंटू पाई r स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया? m के बराबर। किसके बराबर हो गया? m के बराबर। और ये जो म्यू नॉट बाय 2 पाई है ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसा देखिए लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख सकते हैं इनटू m बाय r क्यूब x। और आप अगर गौर से याद करें तो किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता था। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ कितना होता था याद है आपको?
इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 2kp/r³। कितना होता था? 2kp/r³। देखिए बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है 2 और ये कांस्टेंट यहाँ पे μ0/4π होता है, वहाँ पे 1/4πε0 होता है, यहाँ पे μ0/4π। p के जगह m/r के जगह x है ना। ये फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज, मैं लिख देता हूँ बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। ये इसका प्रूफ, ये इसका क्या है? प्रूफ है। और वो सारी बातें, अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया तो वो सारी बातें लागू होगी। मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो टॉर्क लगेगा, लगता है ना? यस सर। तो टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m क्रॉस b, m क्रॉस b और m का वैल्यू NiA लिख दोगे तो NiAb हो जाएगा। और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होता है -m.b। बिल्कुल ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, वहां था p क्रॉस e और -p.e। फिर ये भी थे कि कब इक्विलिब्रियम होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अपोजिट में हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।